बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह आपसे परेशान ना हो, टेंशन ना लें, सवाल समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, समाज एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड अदर, यानी कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो है ये बंदा काम कर रहा है। हम इंशाल्लाह अपने सेशन का एंड अच्छी तरीके से करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है ना। नाश्ता नहीं करना? हाँ ऐसे ही करेंगे ना, फिर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे ना नाश्ते वाली। नाश्ता तो संडे को मिलता है। हाँ ये बात सही है, ये पहली काम की बात नीचे से आई है सुबह, ठीक है। हाँ ये सही किया इसने बात, हम बगैर एक्स्ट्रा क्लास रखे सैटरडे को नाश्ता करेंगे। डन हो गया इंशाल्लाह। कल हम अनाउंस कर देंगे कि नाश्ता का अरेंज हुआ है या क्या अरेंज हुआ है। मेरे जहन में कोई एक और बात भी थी, अगर वो अरेंज हो सकी तो वो करेंगे। सैटरडे को कुछ ना कुछ हो जाए। हाँ हालांकि होना तो जुमेरात को चाहिए था, लेकिन हमने हमने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट का एहतराम करते हुए सैटरडे को लेके अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट का तकादा तो जुमेरात को ही था। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसेज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। अच्छा जनाब, अगस्त का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। सप्लाईज क्या है जी? रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, 2 पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर। अच्छा जी, परचेजेस, रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, फिनिश गुड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल मशीनरी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है परचेज के टाइम पे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंपोर्ट फिनिश गुड्स, ये डाटा एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको एक्सटेंडेड प्रोवाइड कर दिया। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट क्या आया जी? नेक्स्ट हमारे पास वही एडजस्टमेंट्स आना शुरू होंगी। फॉर्मेट हमारे जहन में उसी तरह से मौजूद होना चाहिए ताकि हम उसकी मदद से क्वेश्चन को जो है वो मेन हैंडल कर सकें। नंबर 1 जी, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड मटेरियल वर्थ 1,50,000 विच वॉज यूज, इंक्लूड पहली बात, which was used for packing electronic motors. On 31st August 2016, these motors were still part of SA's unsold stock. इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। परचेजेस को के वक्त जो उसूल हमारे पास है सेक्शन 7 में आ रहा है कि भाई उसके पास इनवॉइस होनी चाहिए, सामने वाले ने टैक्स जमा करा दिया हो, फेक इनवॉइस ना हो, वो फलाना हो, वो वाली चीज़ें। इनपुट के ऊपर सेल का तो कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कंफ्यूज करने के लिए कहा गया था, और ऑलरेडी इंक्लूड है तो सिंपली कुछ नहीं करना, इग्नोर ही करना है। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड परचेज ऑफ 80,000 ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम जेबी ट्रेडर। सप्लायर हैज नॉट येट डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। पहली बात है सबसे पहले देखना है शामिल है कि नहीं है। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स शामिल है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये वाली वो आई है सेक्शन 8 वाली, तो डिसअलाउ हो गया। सप्लायर हैज नॉट येट डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, इसका मतलब है ये अमाउंट हमें अलाउ नहीं जा रही है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अगस्त आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव टेबल। अब नीचे जो बुलेट्स चल रहे हैं या पॉइंट चलेंगे वो शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। सेल टैक्स ऑफ 70,000, 45,000, 68,000 वाज पेड इन कैश ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वही सारी यूटिलिटी आ गई, कैश में अलाउड है। और ये सेल टैक्स है, सेल टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड करते रहते हैं, सेल टैक्स में सेल टैक्स ऐड करते हैं। ऑलरेडी भी ये पहले हमने यही ट्रांजैक्शन की हुई है। इंक्लूड नहीं है इसलिए इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा जी,
ऐसे परचेज हाई क्वालिटी केबल्स एंड वायर वर्थ 2,50,000 फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर नॉट इंक्लूडेड। अब एग्जामिनर क्या चाह रहा है? एग्जामिनर चाह रहा है कि ये बच्चा वो गलती करे जो बिल्कुल रॉ शक्ल में पढ़ के आया हुआ है, जिसने उस सेक्शन 8 की वो बात ये ऐसे नहीं समझी कि यार हम ये नहीं कह रहे कि केबल पे टैक्स नहीं मिलेगा, पेंट पे टैक्स नहीं मिलेगा, सीमेंट पे टैक्स नहीं मिलेगा, ये नहीं कह रहे। अगर ये चीज़ें पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं बनेंगी बल्कि रादर पार्ट ऑफ बिल्डिंग बन जाएंगी तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा। और ये बंदा क्या करता है? ये तो कंज्यूमर गुड, इलेक्ट्रॉनिक गुड, इस तरह की चीज़ें ही बनाता है। तो अब क्योंकि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कहाँ गई हैं, तो हमने एज्यूम किया क्योंकि इसका मेन बिजनेस वही है, तो ये कहाँ इस्तेमाल हुई है? पार्ट ऑफ सप्लाई बनी है, तो इसका मतलब है इसको हम शामिल कर लेंगे। ठीक है ना? सर हमने जो कल पढ़ा था उसमें अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स चला गया तो गवर्नमेंट कहती है आप कैरी फॉरवर्ड कर लें, तो साथ में वो एक और लाइन लिखी हुई है कोई पेनल्टी इसको लगी हुई है जो उसने टैक्स पेयर है, चाहे वो किसी भी एक्ट या ऑर्डिनेंस में हो, तो उसे वो उसमें जैसे सपोज अगर टैक्स कलेक्ट हुआ इसमें, हाँ, गवर्नमेंट का रिसीव ऐसे कह लें, जैसे कभी आपने अकाउंटिंग में वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन पढ़ी है ना, कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी है ना, बिल्कुल इसका बिहेवियर वही वाला है। यानी अगर आपने कहीं भी गवर्नमेंट से कोई पैसे लेने देने हैं तो वहाँ एडजस्ट कर लें। मसलन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरा जो है ना 50,000 रुपया अगले महीने में ले लूँगा, लेकिन मुझे एक सेल टैक्स की नॉन फाइलिंग की 25,000 की पेनल्टी लगी हुई है, तो मैंने कहा लो गवर्नमेंट आप अपने 25,000 तो लो ना, बाकी 25,000 मैं अपने अगले महीने ले लूँगा। अगर पेनल्टी सपोज इनकम टैक्स की लगी हुई है फिर भी हो जाएगी, फिर भी हो जाएगी। FBR की जितनी चीज़ें हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी आपस में। FBR की जितनी चीज़ें हैं क्योंकि एक ही इदारा है ना, तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी जो इसने टैक्स दिया है वो इसका सेल टैक्स का है, तो एडजस्ट भी अगर पेनल्टी सेल टैक्स की उसी में होगी। आमतौर पे ज़रूरत इनकम टैक्स वाली एडजस्टमेंट की इधर रियल लाइफ में पड़ती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। रिसीवेबल पेबल एक ही इदारे से है ना, एक्चुअली तो FBR है ना, मेन हेड तो अलग हो गया ना, एक इनकम टैक्स एक सेल टैक्स है तो टैक्स ही ना, जाना ही है। इधर सेल टैक्स आ गया, उधर इनकम टैक्स आ गया, दोनों आपस में एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी आप वैसे ये तो एक आ गई रियल लाइफ, अब आपके स्टूडेंट लाइफ नहीं एडजस्ट हो सकते क्योंकि आपने नहीं, आपके किसी सवाल में कभी एडजस्टमेंट नहीं आनी। कल वो जो पढ़ा था उसमें लाइन लिखी हुई है कहाँ? नहीं, सेक्शन मैं न्यूमेरिक की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिक में नहीं आना। न्यूमेरिक आप देखें बिल्कुल 100% एक पिच के ऊपर सारे सवाल नजर आ रहे हैं। ऑल क्वेश्चन पास पेपर के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल 100% एक पिच पे खड़े हैं। एक ही अंग्रेजी से ड्राफ्ट हो रहे हैं कि क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। इसलिए स्टूडेंट लेवल पर अपने आप को एक्स्ट्रा परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं होती। भाई ये क्यों ऑफ हुआ है? यूपीएस को क्या है? सर जो मैं कल पढ़ा उसमें थ्योरेटिकल आएगा तो आप सारे जी, न्यूमेरिक तो देखें ना, ये सारा सेपरेट हो गया। न्यूमेरिक तो जितने में से न्यूमेरिक आना था वो हमने सेपरेट कर लिया हुआ। अब सिर्फ जो बाकी का उधर हमने अभी कुछ चीज़ें पढ़नी है साथ साथ, वो सब थ्योरेटिकल डिस्कशन में इस्तेमाल हो रही है। न्यूमेरिक में कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है। बंद किया हुआ?
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हुआ जी? एग्जामिनर ये सोच रहा है कि आप इसको समझेंगे कि ये केबल है, लेकिन ये वो वाली केबल नहीं है, तो पार्ट ऑफ सप्लाई बन रही है। 3 cartons of sulfuric acid were supplied to registered distributor at a price of 1,10,000 per carton. The distributor normally supply to retailer at a price of 1,35,000 per. क्या करें जी? क्यों रिटेल पे क्यों ले लेंगे? रिटेल पे तो लेने हैं हमने थर्ड शेड्यूल आइटम। वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कहीं पढ़ा है आपने? तो जहाँ रिटेल प्राइस आ जाए तो जंप करके वहाँ क्यों चले गए? वहाँ तो जिक्र हो रहा था बिस्किट और इस तरह की चीज़ों का, टी बैग, बिस्किट, मिल्क पाउडर। और वैसे भी याद रखें कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको थर्ड शेड्यूल आइटम याद हो। तो एग्जामिनर बताएगा, आपने देखा जब पीछे आया तो उसने कहा दीज आइटम्स आर लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल। तो ये असल में मैंने आपसे बार बार कहा कि सेल टैक्स में उसके सवाल को अंडरस्टैंड करना। खाली सेल टैक्स को अंडरस्टैंड तो 15 मिनट का काम है। सेल टैक्स तो हमें समझ आ गया कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अब तो हमने देखना एग्जामिनर के पास क्या ट्रिक है, वो कैसे हमारे साथ बात करता है। इंक्लूड का फ्रेज कैसे बता रहा है, जो चीज़ नहीं इंक्लूड है वो कैसे बता रहा है। थर्ड शेड्यूल आइटम थी तो क्या वो हमारे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें पता हो? नहीं। जब थर्ड शेड्यूल आइटम का जिक्र करता कहता है ये थर्ड शेड्यूल में। हाँ, एहतियातन हमने थर्ड शेड्यूल आइटम पे नज़र भी डाली हुई है। हमें पता है वहाँ पर बिस्किट हैं, पाउडर मिल्क है, इस तरह की टी बैग हैं, इस तरह की चीज़ें मालिक हैं। वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है, और ये शामिल नहीं है, ऊपर लिखा था शामिल नहीं है, इसका मतलब है इसे भाई शामिल करें और एक 10 को ही 3 से मल्टीप्लाई करके सप्लाई बना लेते हैं। ठीक होगी ना बात? 5 electric kettle worth 75,000 were purchased for use in the office of the factory. तो ऑफिस इक्विपमेंट और इस तरह की चीज़ें को इनपुट नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है। और 2 एक्सेप्शन थी, एक प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये ऑफिस इक्विपमेंट या बिल्डिंग का पार्ट होने के बावजूद इन पर मिल रहा था, बाकी सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर मिलता है। ठीक है ना? इसका मतलब है, अच्छा अब ये तो पहले ही शामिल नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? कुछ करने की जरूरत नहीं है। On 5th August 2016, ऐसे receive advance of 600,000 against supply of electric shavers to Bari Electronic। एडवांस रिसीव किया है। जिस वक्त ये सवाल आया था उस वक्त एडवांस सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल था, अब शामिल नहीं है। अब हमने देखना है कि कई चीजें डिलीवर कब करनी है, सितंबर में, तो भाई फिर तो अगस्त की रिटर्न में इन्होंने नहीं आना है। ठीक है ना? लेकिन जिस अटेम्प्ट में ये सवाल आया हुआ है, अगर आई कैप क्योंकि अपने वो आंसर को रिवाइज नहीं करता ना, आई कैप की वेबसाइट से अगर आप उठाएंगे तो वो अपने आंसर को रिवाइज नहीं करता, तो वहाँ आपको ये और तरह ट्रीट होता नजर आएगा। तो आपने वहाँ से तो ऑब्वियसली देख भी नहीं रहे, यहाँ हम ऑब्वियसली इसको रिवाइज उससे हमने इसको सॉल्व किया हुआ। On August 2016, ऐसे issued discount coupons worth 450,000 to its customer for participating in grand annual sales exhibition to be held in December। ठीक है ना? तो अभी तो कुछ नहीं करना। अच्छा, उस वक्त भी हम देखेंगे कि क्या ये डिस्काउंट हम अपनी सप्लाई में से माइनस कर दें, तो फिर वो देखना पड़ेगा क्या इनवॉइस पे मेंशन है, क्या इन कन्फर्मेटिव विद ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन है। लेकिन अभी तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्काउंट तो अवेल भी अगर कोई करेगा तो दिसंबर में आके करेगा ना, अभी तो इसको सिर्फ हमने इग्नोर करना है क्योंकि ये शामिल हुआ नहीं है। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। अब वो जो टैग लगाया था ना, following transaction pertaining to August are not included in the, ये जो 1 2 3 4 ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब फिर दोबारा देखेंगे कि लिखा है शामिल है या नहीं लिखा है शामिल है। On 10th February 2016, ऐसे परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ 300,000 फ्रॉम मुगल केमिकल, a registered supplier on credit। कब खरीदा? फरवरी में। On 15th August, चलो जी, paid the outstanding amount to MC by way of cross check drawn on Axis Bank account। 180 दिन चेक करने हैं, 180 दिन चेक करने हैं। डेज करेंगे 10 फरवरी 2016, फरवरी के 29 दिन, लीप ईयर। है
लीप ईयर नहीं है भाई? हाँ जी, 180 डेज क्रॉस हो गए, ठीक है ना? इसका मतलब है डिसलॉ कर दें, ठीक है ना? इसका मतलब है डिसलॉ कर दें। अब देखना है कि शामिल है कि शामिल नहीं है, ठीक है ना? तो अब हमने उसके सर्कमस्टांसिस से देखना पड़ेगा कि शामिल है या शामिल नहीं है। अच्छा जी, ऑन 10 फरवरी परचेज लिक्विड नाइट्रोजन वर्थ फ्रॉम मुगल केमिकल, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन क्रेडिट ऑन 15, नहीं ये तो शामिल है। शामिल कैसे है? ये तो फरवरी की रिटर्न है ना, फरवरी की रिटर्न में तो ये आ गया, इस वाली में तो शामिल होना भी नहीं था इसने। वही परचेजेज तो हमें अलाउ होती जा रही है ना उसका सेल से ताल्लुक ना उसका पेमेंट से ताल्लुक। हाँ, अगर पेमेंट विद इन टाइम नहीं हुई तो फिर उस मंथ में जाकर डिसलॉ कर देंगे। और अगर चीज़ हमने खरीदी थी, जैसे हमने पहले एक सवाल में किया, हमने एक केमिकल खरीदा था, वो एक्सपायर हो गया था, तो अब इसका मतलब है सेल नहीं होगा, तो फिर डिसलॉ किया था। इसी तरह से जब आपने चीज़ खरीदी, क्रेडिट पर खरीदी, उस मंथ में तो अलाउ हो गई ना, उस मंथ में तो ऑलरेडी अलाउ हो गई। अब अगर आपने विद इन टाइम उसको पेमेंट नहीं की 180 डेज में, तो फिर डिसलॉ करना पड़ेगा। या जब कोई चीज़ खरीदी उस वक्त तो अज्यूम कर लिया कि पार्ट ऑफ सप्लाई ही बनेगा, लेकिन बाद में पता चला यार ये इस पे तो बैन हो गया, ये तो एक्सपायर हो गई, कोई वट एवर द रीज़न, बाद में पता चला कि पार्ट ऑफ सप्लाई नहीं बना, तो फिर डिसलॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इनपुट हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हुए। In April 2016, SA inadvertently charged sale tax of rupees 58,000 instead of on supply of chemical to one of its registered customer. So far, SA has not obtained permission from Commissioner Inland Revenue for revision of return. इसका मतलब है अब क्या करें, इसको कब किया था हमने? अप्रैल में। तो आप डेबिट क्रेडिट नोट इशू करके भी ठीक कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? एक तो ना रिटर्न रिवाइज करने की ऑप्शन लें, और एक है कि आप डेबिट क्रेडिट नोट से ठीक कर लें, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन ये याद रखें, ये सेल टैक्स की वैल्यू है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ले जाना होगा तो ग्रॉसअप करके ही ले जाना पड़ेगा। इफ 85,000 माइनस 58,000 ये अमाउंट कम चार्ज हुई है, इसको 18% से ग्रॉसअप करके वैल्यू ऑफ सप्लाई में कन्वर्ट करके हम इसको यहाँ ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इन जुलाई 2016 अनएडजस्टेड इनपुट टैक्स 90% ऑफ आउटपुट टैक्स जो है वो 10,000 आ रहा है। जो ऊपर वाली अमाउंट अभी बताई है 55 में 58 को माइनस करना है, तो ये सेल टैक्स की अमाउंट नहीं, इस पे 18% लगेगा? नहीं, हमने तो अगर वैल्यू में ऐड करने होंगे, अभी मैं समझाता हूँ, जब आंसर पे चलेंगे तो समझाता हूँ बात ही। वही 18% सेल टैक्स आ गया जनाब। नाउ सवाल को हल कैसे करना है, हमें आंखें बंद करके पता है कि हमारा फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना? हमने पहला पेज छोड़ा और हम मूव करके कहाँ चले गए? नेक्स्ट पेज पे चले गए, और वहां जाकर हमने लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 8,75,000 सवाल से डायरेक्ट उठा लिया। सेल टू अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल टू अदर देन अनर, उसने ऐसे लिखा होता ना सवाल में, उसने ऐसे लिखा होता ना, तो एक वो लिखा हुआ था। फिर सेल टू एक्सपोर्टर, अगर बात समझें, एक थी एक्सपोर्ट और एक है एक्सपोर्टर को सेल। एक्सपोर्टर को सेल तो नॉर्मल सेल है भाई, ये उसने कंफ्यूज करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी सवाल के अंदर। एग्जामिनर ने क्या किया, हमें कुछ बातों को कंफ्यूज करने के लिए हमारा सवाल उसने ऐसे ड्राफ्ट किया। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ था जी, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर, रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर। असल में ये भी बात है कि जब हम बाद में बैठे सवालों को देख रहे हैं ना, तो सेल टैक्स में कहीं कहीं चेंजेस भी आई। एक वक्त आया कि जो एक्सपोर्टर थे
उनको सेल भी जीरो रेटेड कर दी थी गवर्नमेंट ने। ये असल में तो उस अटेम्प्ट का सवाल है, लेकिन अब इस अटेम्प्ट में हम अगर ये इस तरह की वर्डिंग आई तो इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, ओके जी। सेल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी 1,10,000 पे, 35 पे नहीं, रिटेल प्राइस पे नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, बिकॉज दिस इज नॉट थर्ड शेड्यूल आइटम। एक एडवांस का उसने जिक्र किया था, हमने उसको इग्नोर किया और यहाँ दिखाया कि हमने उसको इग्नोर किया है ताकि मार्क्स हमें मिल जाएं। ठीक है ना। अगर ये हम पुरानी अटेम्प्ट में सवाल देख रहे होंगे तो हमने यहाँ ऐड किया होगा, क्योंकि उस वक्त एडवांस जो है वो भी सप्लाई तस्वुर होता था, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि क्या देखते हैं, या चीज़ें डिलीवर हो गई हैं या मेड अवेलेबल हो गई हैं, फिर हम इनवॉइस पर उसको लेकर चल रहे होते हैं। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे अभी 85,000 माइनस 58,000, अब क्योंकि इधर तो वैल्यू लिखी हुई है ना, तो वैल्यू में तो वैल्यू को एडजस्ट कर रहे होंगे, इसलिए हमने इस टैक्स की अमाउंट को 18% से डिवाइड करके वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और 1.5 लाख रुपए को ऐड कर लिया। डन हो गई बात जी। अब आ गई 50। सर अगर हमने हुकूमत से ज्यादा पैसे लेने हो तो फिर तो हमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से परमिशन ही लेनी पड़ेगी, तो क्योंकि देने थे तो इस वजह से 50,80,000, इसका 18% ले लिया, 9,14,400 आ गया। क्लियर होगी बात। ये जो पिछली वाली एडजस्टमेंट आपने वैल्यू में ऐड किया है, अगर हम डायरेक्ट टैक्स में ऐड कर दें तो वो कोई बात नहीं, फिर आप पहले टैक्स ले लें फिर उसमें टैक्स में ऐड कर दें, एक ही बात है, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप तो नहीं है ना कि आपने यही करना है उसका नंबर मिलेगा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। आउटपुट टैक्स आ गया जी। इनपुट टैक्स, लोकल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, 9,30,000 गिवन थी, उसमें से 80,000 कौन सी माइनस की हमने, जरा निकालें, एडजस्टमेंट निकालें। 80,000 कौन सी थी हमारी, हाँ क्या लिखा क्या हुआ था इसके साथ, has supplier has not yet deposited the amount of tax, तो डिसलॉ हो गया था ना ये, और पहले शामिल थी, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। ठीक है ना, इसकी वजह से हमने इसको 9,30,000 में से 80,000 हमने वो वाला माइनस किया, बाकी आ गया। अच्छा, अब एग्जामिनर हमने ना दो तरह से सवाल आपको सॉल्व करके दिखाए हैं यहाँ पर, सिर्फ इस वजह से कि कभी आप कहीं और से सोल्यूशन पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखें यहाँ मैंने क्या किया, साथ साथ टैक्स में कन्वर्ट कर लिया। पिछले सारे सवालों में पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई चलते चलते आखिर में टैक्स का रेट लगा रहे थे, दोनों तरह बिल्कुल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बात समझ आ रही है ना। अभी तक हमने पिछले सारे सवालों में वैल्यू निकालते निकालते नीचे लाके 18% निकाला था। अब बाद दफ़ा आप कभी किसी और टीचर का कोई टेस्ट देख रहे होगे, कुछ देख रहे होगे, आई कैप सी कोई चीज़ देख रहे हो, आपको पता यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा जी, दूसरा पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल पार्ट ऑफ सप्लाई बन रहा था, तो बिल्कुल हमने उसको जनाब इनपुट रिकॉग्नाइज कर लिया। इंपोर्ट बिल्कुल 100% होना ही था, सिर्फ वहाँ से हमने वर्डिंग देखी थी कि पहले से शामिल तो नहीं है, पहले से शामिल तो नहीं है। फिर आ गया सेल टैक्स ऑफ वो जो यूटिलिटीज, और ये अब क्योंकि ये पहले ही टैक्स है तो डायरेक्ट उठा के इसमें ऐड कर दिया। ठीक है ना, डायरेक्ट उठा के हमने ऐड कर दिया। फिर परचेज ऑफ हाई क्वालिटी केबल्स, बिल्कुल ये पार्ट ऑफ सप्लाई बन रही है हमारी एजम्पशन के मुताबिक। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए नीचे लिख भी आए तो बड़ी अच्छी बात है कि ये पार्ट ऑफ सप्लाई वाली केबल्स हैं, नॉट यूज्ड इन बिल्डिंग, जस्ट आप अपने नॉलेज को और बेहतर एक्सपोज करने के लिए एग्जामिनर था। लेस क्रेडिट डिसअलाउड ड्यू टू नॉट मेकिंग पेमेंट, वो सेक्शन 73 वाली, वो 3 लाख का 18% लेकर वो आपने माइनस कर दिया। इसका मतलब है कॉमन इनपुट आ गया 5,03,760 रुपये। समझ आ गई बात। और नीचे हमने अगर कुछ नोट्स लगाने हैं तो ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये अजम्पशन हमने खुद से ली है। नंबर 1,
Input on unsold stock of packing material purchase for electric motor is allowed as deduction. क्योंकि section 7 में इसका कोई ताल्लुक नहीं है. Input is not allowed on office equipment. वो कैटल वाली बात को थोड़ा सा लिख दिया है. Discount of 4,50,000 is ignore being not mentioned on sale tax invoice. अच्छा ये आई के अपने exemption ऐसे लगाइए, ये नहीं, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ignored. क्योंकि अभी अवेल तो इन्होंने दिसंबर में होना था. बात समझ आ रही है ना? वो तो जब डिस्काउंट कूपन लेकर आया और एक बंदे के पास 20,000 का कूपन है, आपको कोई चीज खरीद रहा है, आपने लिखा कि जी चीज की असल कीमत 4,50,000 थी, 20,000 हमने डिस्काउंट दे दिया, बाकी इतने बने. फिर देखना है कि इनवॉइस पर मेंशन है कि नहीं है. ठीक है ना? यहाँ इनवॉइस पर मेंशन होने की जरूरत थी नहीं. ये तो डिस्काउंट कूपन अवेल ही कब होने हैं? दिसंबर में होने हैं. ठीक है ना? तो यहाँ ये वाली एजम्पशन देने की जरूरत कोई नहीं है खास, लेकिन दे दी है. चलो वो वाली बात बहरहाल इतनी ठीक नहीं. 2 वर्किंग हो गई. क्या हम मल्टीपल सप्लाईज कर रहे हैं? कोई मल्टीपल सप्लाई, इसीलिए डायरेक्ट आ गए. बात समझ आ गई ना? वर्किंग 3 का फैसला कैसे हो रहा है? मल्टीपल सप्लाईज हैं, मल्टीपल सप्लाईज नहीं है, मल्टीपल सप्लाईज हैं, मल्टीपल सप्लाईज नहीं है. अब आप देखिए सारे सवाल बिल्कुल 100% एक पैटर्न पर एक तरीके से आ रहे हैं, सिवाय इस बात के कि आप खुदा ना खास्ता घर जाके इसे खुद हाथ से सॉल्व ना करें. और कोई वजह नहीं है कि आप ये 18 नंबर का सवाल जो है इसमें से बेहतरीन नंबर लेकर आगे ना जा सकते हैं. मतलब इसमें से 15 नंबर तो इन एनी केस आने चाहिए, इन एनी केस आने चाहिए. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चे जो घर जाकर इस सवाल को नहीं कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम में रहेंगे. सर अगर खुद आपको एक एडजस्टमेंट नहीं आती तो आप वो ब्लैंक छोड़ें या कुछ ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तुक्का लगा कर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है. नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इसकी मार्किंग कोई नहीं है. ये बहुत दफ़ा हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को. मसलन एक बच्चे ने कुछ किसी भी एरर पर आप डबल पेनलाइज नहीं हो सकते. हमारे एक उसूल होता है, उसे हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप मार्किंग. ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप मार्किंग. स्टेप बाय स्टेप मार्किंग रिक्वायर्स कि अगर आपने मेन स्टेप पर कोई गलती की है तो वहाँ उसके मार्क्स कट गए हैं. मसलन फ़र्ज़ करें यहीं हम ऐसे बात करते हैं, एक बच्चे ने वर्किंग नोट 1 जब बना रहा था और उसने वर्किंग नोट 1 में कोई चीज़ गलत ले ली. मसलन फ़र्ज़ किया ये 1,35,000 ज़रब 3 कर दिया. उसका फ़र्ज़ किया इस स्टेप का 1 नंबर था, ये 1 नंबर कट गया, लेकिन इसका ये 9,14,000 तो आंसर नहीं आएगा ना. अब जब इसको यहाँ से ये उठा के आगे लेकर जाएगा तो इसका तो हर फिगर आउट हो गई ना. फेस ऑफ द आंसर तो सारा गलत हो गया. तो क्या सारे पे क्रॉस लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा. वहाँ 1 नंबर कटा था, यहाँ फ़र्ज़ किया अब इसका 9,02,000 आंसर आ रहा है, लेट्स अज्यूम. अब इस 2 से अगर सारी कैलकुलेशन ठीक है तो फेस ऑफ द आंसर के जितने नंबर थे वो 100% पूरे मिलेंगे, 100% पूरे मिलेंगे. इसलिए हमेशा 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 आपने लिख कर आना है, कुछ ना कुछ लिख कर आना है. बल्कि आप में से अगर कुछ बच्चे वो कॉस्ट सर अदनान से पढ़ रहे हैं तो सर अदनान तो इससे अगली बात कहते हैं यार अज्यूम करके उसमें एक फिगर डालें और वहां से आगे चलें. ठीक है ना? कि आप यहाँ अज्यूम करें कि जी मैंने इसका ये अज्यूम कर लिया जी, तो फिर वहाँ से आगे चल पड़े. और बिल्कुल ऐसे 100% मिल जाते हैं, 100%. तो ऐसे ही है कि असल में हमने फिर वही बात है कि बहुत सारे बच्चे तो अभी भी उस पुरानी मिथ में को में अज्यूम कर रहे हैं, किसी सीनियर से सुन के, किसी फजूना कि यार नहीं अगर सेल टैक का सवाल ठीक नहीं है ना तो फिर आप जितने मर्जी नंबर लेने एग्जामिनर ने फेल कर देना. नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एग्जामिनर गरीब ने टोटल लगाना है, अगर ये 50 आ गया ख़त्म हो गई कहानी. और अगर 50 से ऊपर जितना भी आ गया तो आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़िया जो है वो मुनासिब नहीं है. हमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का ज़रूर ख्याल करना है ज़िंदगी में. कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हमने ज़ाया, और आपका टैलेंट भी एक नेचुरल रिसोर्स है. ठीक है ना? तो जब 50 नंबर आ जाए तो वहाँ सुकून कर लें. मैं तो बल्कि अपने ही कॉलेज की इस पॉलिसी से डिसएग्री किया करता हूँ कि यार आप कह रहे हैं कि जब IT पे इतने नंबर लेकर जाएं. हाँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए तो बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन
जो बच्चा पास हो गया 51 पे कहता है मैं तो बड़ा नालायक हूँ, और नहीं यार भाई, इसी पर आपने देके बांटनी है इसी पे आपने नफल पढ़ने हैं, जिस दिन आना है पास फेल पास फेल, बस पास 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 खत्म बात, ठीक है ना। तो हाँ, मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ, लेकिन अभी सब लोग उतने इनोवेटिव नहीं है सब उतने बोल्ड नहीं है ठीक है ना। यकीन जाने टेस्ट, क्लास का टेस्ट होना चाहिए। सर आप टेक्स्ट में जितने बच्चों को 50 ऊपर उनको खिला दें सही है ना, आप इनोवेटिव में तो खिला दें। नहीं यार, हम इनोवेटिव नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल बिल्कुल नहीं है भाई इनोवेटिव तो असल में होना ये चाहिए कि बच्चे का टेस्ट भी हो रहे हो ना, हाँ उसको टेस्ट में हम ये जरूर बता रहे हो यहाँ गलत हो गया, ये गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, बस फेल पास अनाउंस करें ताकि बच्चा खुद को गेज कर सके। हर दफ़ा उसे पता चले यार एज पर आई कैप मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब ये बच्चा बेचारा ना मारा हुआ आया है एफएससी का, इसके नज़दीक नंबर ही सारा कुछ है, नंबर ही इंसान है और नंबर से ही सारा कुछ बनता है, नंबर आ गए तो आप अच्छे इंसान हैं, नंबर नहीं आए तो आपसे निकम्मा कोई नहीं है। इस बेचारे को आकर फिर हमने नंबरों में डाल दिया। आपने सीए पास करना है, आपके नाम के साथ सीए लगेगा बस। अभी भी जब हम ये जो वहाँ भी इवेंट हुआ या कभी भी कहीं भी आई कैप के इवेंट में बैठे होते हैं तो यकीन जाने कि किसी बंदे की जुर्रत नहीं है, नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर कोई बंदा जाके ये कहना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ही वांट टू गेज यू कि यार इसे पता भी है कि नहीं पता, किसी की जुर्रत नहीं है। एवरीबॉडी नोज कि अगर आई कैप ने पास किया फिर इसे आता है। हाँ, ये रगड़ा सारी दुनिया को पता है कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रगड़ा लगाने वाला इंस्टीट्यूट है। अगर ये वहाँ से पास होके आया है तो फिर हमने कुछ, वो जब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं ना इंडक्शन के टाइम पर, किसी उसके टाइम पर, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। आप सारे सवालों के जवाब गलत देकर आए, वो उसको कंसिडर ही नहीं करते कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है। सिर्फ आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रेजेंटेशन जज की जा रही होती है। जब आई कैप ने कह दिया आपको टैक्स आता है, आई कैप ने कह दिया आपको रिपोर्टिंग आती है, तो इसका मतलब है आती है भाई। आई कैप से ज़्यादा अच्छा सवाल एग्जाम हम नहीं ले सकते। आई कैप ने लिया, एक हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है, उसने सारा काम किया, तो कोई आपको गेज नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई जज नहीं कर रहा आपको। वहाँ सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही है, वहाँ सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन जज हो रही है। इसलिए 5 दफ़ा बच्चे सोचते हैं कि सर नहीं हमारा नॉलेज, वो भाई जब अगर आई कैप का पास हो जाएगा ना पेपर, तो नॉलेज रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही है आपको। इसलिए नंबर्स के पीछे ऐसे ना भागें। आपका इंस्टीट्यूट, हम तो आपको पता है शायद आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनकी ओरिएंटेशन सेशन भी अगर पीआरसी उन्होंने यहाँ से किया था तो मैंने ही कंडक्ट किया होगा, तो मैंने वहाँ आपको कहा होगा कि यार आपकी जान छूट गई नंबर से, नंबर सिस्टम से आपकी जान छूट गई। अब आपको टैग लगा कर नहीं आई कैप कहीं से निकाल रहा, बस आप मेंबर हैं, खत्म होगी बात। कोई टैग नहीं लगा रहा, कोई ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, ये सब हमने खुद बना रखी है। बड़ी फर्म, छोटी फर्म, ये भी एक इनिशियल पहली जॉब की हद तक ये एक बात होती है किस फर्म से आप आए हो, बस उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खत्म होगी बात। कोई चक्कर नहीं है, कोई वो नहीं है। क्या आई कैप के सारे प्रेसिडेंट बड़ी फर्म से आते हैं? नहीं आते। क्या आई कैप के सारे काउंसिल मेंबर्स हमेशा बड़ी फर्म से हैं? नहीं है बड़ी फर्म से। क्या सारे कामयाब लोग बड़ी फर्म में से हैं? नहीं है इस तरह से। इसलिए पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें। अब बिल्कुल अब आप उस आखिरी 40 दिनों वाले उसमें एंटर हो रहे हैं ना, तो हर वक्त अपने आप को गेज करें कि यार मैं इसमें से 50 ले लूँगा ना। खुद को डीमोटिवेट मत होने दें और ये आस और उम्मीद ना लगाएं कि अब ईरान की और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाएगी और पेपर चले जाएंगे आगे। पेपर कहीं आगे नहीं जाते, पेपरों ने अपने टाइम पे होना है। आप ये 40 दिन चिल्ले की तरह से गुजार लें। अच्छा जनाब, अब हम कल आएंगे तो बस एक वाला, हमने एक टाइप के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने इधर देखिए, हमने कहा था ये सारे क्वेश्चन जितने अभी तक मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं ये इस कैटेगरी में थे, वेयर ऑल इनपुट टैक्स इज कॉमन इनपुट टैक्स। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने एक सवाल ऐसा भी पूछा जिसमें उसने कुछ इनपुट स्पेसिफिक बता दिए, वेयर वी हैव कॉमन specific, common and specific input. Specific input should be charged to specific supplies only. मसलन अगर ये कह दिया जाए कि ये वाला रॉ मटेरियल सिर्फ 0 रेटेड में इस्तेमाल हुआ है, तो पोर्शनमेंट तो नहीं करनी ना अब इसको तो उठा के 0 रेटेड में ले जाएंगे और ये सारे का सारा रिफंड में चला जाएगा। या ये कह दिया जाए कि ये वाला स्पेसिफिक इनपुट सारे का सारा
एग्जेम्प्ट आइटम में इस्तेमाल होता है, तो ये सारे का सारा एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, अपोर्शनमेंट नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अगर ऐसा कर दिया जाए तो पहले हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक इनपुट हैं उन्हें स्पेसिफिक को चार्ज कर देंगे, बाकी जो कॉमन है उसके ऊपर वही रूल नंबर 3 वाला लगा देंगे, वर्किंग नंबर 3 लगाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि वर्किंग भी लग रही हो और स्पेसिफिक भी हो। अब बस ये काम कल आपको सिखाना है मैंने, ठीक है ना? यानी हम कहें कि जनाब ये एक इनपुट था। अच्छा, पहले हम कहें जी टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्ट। फर्ज किया ये 10 लाख रुपया थी, ये 5 लाख रुपए की थी और ये 2 लाख रुपए थी, लेट्स अज्यूम, ठीक है ना? अब एक तो आ गया कॉमन इनपुट, वो कहता जी 25 लाख रुपए का कॉमन इनपुट फर्ज कर, 2.5 लाख रुपए का कॉमन इनपुट, लेट्स अज्यूम, ठीक है? इस पर तो वर्किंग 3 वाला नॉर्मल वे से उसूल लगा देंगे। फिर वो कहता है कि नहीं, एक 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स है और ये इन 2 में इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इसे सिर्फ इन 2 में अपोर्शन कर देंगे। फिर वो कहता है नहीं, एक 10,000 रुपए का और इनपुट है जो सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो, तो उसे सिर्फ 10,000 को यहाँ ले। अब हमें अगर कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बना तो हमें उतने ही कॉलम ऐड करने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी भी ये उसूल अपना के चल रहे थे कि यार अगर फिक्स एसेट आ गए तो उसका कॉलम ऐड कर लेंगे, तो बस कुछ नहीं करना। और ये सवाल भी एक दफ़ा ही कैप ने पूछा, वरना वही पहले वाला सवाल। और ये सवाल जब पूछा था, असल में एक और भी है कि एक एरिया था जब हमारा ये कैफ 6 होता था ना टैक्स, अब ये हो गया कैफ 2 भाई। तो जब से ये कैफ 2 में आया है तो आई कैप ने, एक तो इसका नाम चेंज हुआ था, पहले था प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इसका नाम, अब इसका नाम है टैक्स प्रैक्टिसेस। लफ्ज़ प्रैक्टिसेस बता रहा था कि न्यूमेरिक फोकस हो जाएगा और इसीलिए अब 70-80% न्यूमेरिक आ रहे होते हैं। और उसको पता है कि यार अभी ये बच्चा ना पीआरसी करके आया है और पहला ही पेपर दे रहा है, तो वो बहुत एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटीज इस तरह की नहीं कर। हाँ, हमने अपने आप को तैयार ज़रूर करके जाना है ऑब्वियसली। यहाँ आगे 2 सवाल अब मैंने वो आपको करवाने हैं जिसमें अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो हो गया, अदरवाइज़ हमारा इंशाल्लाह ताला ये सेल टेक का सारा काम इस वीक में कल और परसों का दिन लगा के कंप्लीट हो जाएगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।